नमस्कार साथियों, केंद्र की बीजेपी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम स्टार्ट की है और ये एनपीएस और ओपीएस के बीच की स्कीम है। तो केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा एनपीएस का विरोध किया गया था और ओपीएस की मांग की गई थी, इसीलिए केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारियों को खुश करते हुए ये योजना स्टार्ट की गई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। 1 अप्रैल 2025 से ये स्टार्ट हो जाएगी और ऑप्शन मिलेगा कि आपको एनपीएस में रहना है या यूपीएस में जाना है। तो ओपीएस की बढ़ती मांग और हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रक्रिया के बीच केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को खुश करने के लिए बीच का रास्ता निकाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। इसके तहत मूल वेतन की 50% राशि जो है गारंटेड पेंशन के रूप में मिलेगी। ठीक है, तो लास्ट में जो आपका बेसिक रहेगा उसका 50% राशि जो है उसकी गारंटीड पेंशन के रूप में मिलेगी। इसके दायरे में 1 अप्रैल 2004 के बाद जो ज्वाइन करने वाले सभी 23 लाख कर्मचारी इसके अंदर शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कर्मचारियों ने एनपीएस में बदलाव की मांग की थी और इसके लिए पिछले साल एक कमेटी बनी थी टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में और इन्होंने ये स्कीम जो है ये बनाई है। इसने विभिन्न संगठनों और राज्यों के साथ 100 से ज़्यादा बैठकें की। कर्मचारी एनपीएस या यूपीएस में से कोई भी एक स्कीम चुन सकेंगे, राज्य भी इसे अपना सकेंगे। ठीक है, तो केंद्र में अगर लागू हो जाती है तो राज्य भी इसको अपना सकते हैं। ऐसा होता है तो केंद्र और राज्य कर्मचारियों की संख्या 90 लाख हो जाएगी। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस फैसले का सरकारी कर्मचारियों ने स्वागत किया है। जॉइंट कंसल्टिव मशीनरी के जो सेक्रेटरी है शिव गोपाल मिश्रा, इन्होंने कहा कि यह सरकारी कर्मचारियों के लिए एक गर्व का पल है। तो आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में। इसमें न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी और एनपीएस चुनने वाले जो है यूपीएस में आ सकेंगे, डीए नहीं, इसके अंदर डीआर मिलेगा। ठीक है, तो अभी जिसके पास एनपीएस है वो भी इसको चुन सकेंगे यूपीएस को। और न्यूनतम इसमें जो पेंशन है गारंटी है 10,000 रुपये मिलेगी और इसके अंदर डीए नहीं बढ़ेगा, इसके अंदर डीआर बढ़ेगा। ठीक है, तो नई स्कीम किस तरीके से फ़ायदेमंद है। नई स्कीम जो है इसमें मूल वेतन की 50% राशि जो है पेंशन के रूप में मिलेगी। सरकार ने इसकी गारंटी दी है। ठीक है, जो बेसिक रहेगा उसकी 50% राशि को पेंशन के रूप में दिया जाएगा। गणना का फॉर्मूला क्या रहेगा, जिस दिन हम रिटायर होंगे उससे पहले के जो 12 महीने हैं उसमें जो आपकी बेसिक सैलरी रही है उसका एवरेज निकाला जाएगा और उसकी 50% राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी। ठीक है, तो जिस दिन हम रिटायर हो रहे हैं उससे पिछले 12 महीनों में आपको जितनी भी बेसिक मिली है पर मंथ के हिसाब से उनको जोड़कर उनमें 12 का भाग दिया जाएगा, यानी एवरेज निकाला जाएगा और उसके बाद में उसका 50% आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अब जो 50% की राशि किस शर्त पर मिलेगी, अगर नौकरी की न्यूनतम इसके अंदर 25 साल की आपकी नौकरी होनी चाहिए। ठीक है, ये 50% राशि तभी मिलेगी जब आपकी नौकरी 25 साल हो गई है। अगर मान लो 25 साल से कम है तो न्यूनतम अगर 10 साल की नौकरी से रिटायर हुए हैं तो 10,000 रुपये की इसके अंदर पेंशन मिलेगी। इसका बोझ कर्मचारी पर पड़ेगा, तो कर्मचारी का योगदान अभी जो 10% है वो बना रहेगा। ठीक है, और सरकार जो है अपना योगदान इसके अंदर 14% से बढ़ाकर 18.5 करेगी, यानी सरकार जो अभी एनपीएस के अंदर 14% दे रही है योगदान, उसको बढ़ाकर कितना कर देगी, 18.5% करेगी। सरकार हर 3 साल में समीक्षा करेगी कि क्या इसे बढ़ाया जाए। फैमिली पेंशन की सुविधा क्या है, कर्मचारियों की मौत पर फैमिली पेंशन भी मिलेगी। ठीक है, जीवन साथी को जो बेसिक सैलरी है उसकी 60% पेंशन मिलेगा। गणना मृत्यु के वक्त आखिरी महीने की बेसिक सैलरी से होगी। तो आपको जो लास्ट में जिस किसी की डिमाइस हो गई है, कर्मचारी की डिमाइस होने से उसके फैमिली के मेंबर को भी पेंशन मिल सकेगी और वो जो लास्ट की बेसिक सैलरी होगी उसकी 60% पेंशन उसको दी जाएगी। योजना का फ़ायदा किसको मिलेगा, जो 2004 के बाद एनपीएस के तहत ज्वाइन हुए हैं, 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो चुके हैं या होने वाले जो कर्मचारी है उनको लाभ मिलेगा। एरियर सरकार ब्याज के रूप में देगी, ब्याज के साथ देगी और ब्याज पीपीएफ के बराबर दर से मिलेगा। एनपीएस वाले क्या यूपीएस चुन सकेंगे, तो हाँ, जो है अभी जिनके पास एनपीएस है वो यूपीएस चुन सकेंगे। यूपीएस का कोई और फ़ायदा है,
महंगाई सूचकांक को भी शामिल इसके अंदर किया गया है, जिस हिसाब से अगर महंगाई बढ़ेगी तो डीआर यानी महंगाई राहत भी बढ़ती रहेगी। एक मुश्त लाभ क्या है इसके अंदर, ग्रेच्युटी के अलावा रिटायरमेंट की तारीख पर मासिक परिलब्धियां यानी वेतन प्लस डीए का 1/10वां हिस्सा नौकरी के हर 6 महीने के लिए मिलेगा और पेंशन के अलावा ये होगा। ठीक है, तो पेंशन के अलावा एक मुश्त लाभ के रूप में क्या दिया जाएगा, रिटायरमेंट की तारीख पर जो मासिक डीए वेतन प्लस डीए होगा उसका 1/10वां हिस्सा वो हर 6 महीने में के लिए दिया जाएगा। क्या राज्य सरकार लागू करेगी इसको, तो केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार अपने कर्मियों के लिए यूपीएस लागू कर सकती है केंद्र की तर्ज पर। स्पष्ट है कि कर्मचारी राज्य सरकारों पर दबाव बनाएंगे कि वे इसे लागू करें। अब देखो 3 स्कीमों में हम अंतर देखते हैं, क्या क्या अंतर है तीनों में। पहली स्कीम है ओल्ड पेंशन स्कीम, दूसरी है नेशनल पेंशन स्कीम और तीसरी है यूनिफाइड पेमेंट पेंशन स्कीम। तो ओपीएस के अंदर क्या होता है, कर्मचारी को जो आखिरी मूल वेतन है उसका 50% पेंशन के रूप में मिलता था और कर्मचारियों को कोई योगदान नहीं देना पड़ता था। ठीक है, कर्मचारियों को जो है इसके अंदर कंट्रीब्यूशन 0 रहता था। योजना में केवल सरकार जो है कर्मचारी शामिल थे, सरकारी कर्मचारी इसके अंदर शामिल थे। डियरनेस रिलीफ डीआर का प्रावधान भी था इसके अंदर, यानी हर 6 महीने में महंगाई के अनुसार जो है पेंशन बढ़ जाती थी। 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर 50% जो है पूर्ण पेंशन के हकदार होते थे। तो इसके अंदर 20 साल की सर्विस जरूरी थी और हमारी यूपीएस जो है इसके अंदर 25 साल की सर्विस जरूरी है। दूसरी स्कीम है एनपीएस, तो निवेश के आधार पर इसके अंदर पेंशन मिलती है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। सरकारी और निजी सभी कर्मचारियों के लिए है ये, और सरकारी कर्मचारी 10% इसके अंदर योगदान देते हैं, सरकार 14% इसके अंदर योगदान देती है। चूँकि एनपीएस का जो बाजार में निवेश होता था, इसलिए बाजार के फायदे इसके अंदर शामिल है। रिटायरमेंट के समय कुल जमा का 60% एक मुश्त निकाला जा सकता है और शेष 40% जो है पेंशन के रूप में फिक्स होता है। एनपीएस के अंदर ये सिस्टम है कि ये इन्वेस्टमेंट यानी मार्केट पर आधारित है और इसके अंदर 14% का योगदान जो है ये सरकार देती है, सरकारी कर्मचारी 10% इसके अंदर योगदान देता है। यूपीएस के अंदर क्या है, मूल वेतन की इसके अंदर 50% पेंशन मिलेगी जैसा ओपीएस में था, और 10 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष से कम में जो रिटायर हुए हैं तो आनुपातिक रूप से उसके अंदर लाभ मिलेगा। ठीक है, प्रोपोर्शनली लाभ मिलेगा। 10% और 10 साल और 25 साल के बीच में अगर कोई रिटायर हुआ है तो कर्मचारी का योगदान 10% इसके अंदर रहेगा और सरकार का योगदान 18.5% रहेगा। एनपीएस की तरह बाजार से जुड़ा निवेश ये नहीं होगा, जबकि जो है ओपीएस की तरह ही डीआर का इसके अंदर प्रावधान रहेगा। एनपीएस वाले कर्मचारी भी इसके अंदर शामिल हो सकेंगे। 25 साल की सेवा और 50,000 रुपये के मूल वेतन पर गणना अपन करते हैं। तो ओपीएस के अंदर जैसे किसी की मूल वेतन लास्ट में था 50,000 रुपये और 25 साल की सेवा की है, तो ओपीएस के अंदर मूल वेतन का 50% यानी 25,000 रुपये प्लस डीए फैमिली पेंशन इसके अंदर 50%, मूल वेतन का 30% यानी कि 15,000 रुपये और प्लस डीए इसके अंदर मिलता था। तो न्यूनतम पेंशन थी इसके अंदर 9,000 प्लस डीए। ठीक है, अब यूपीएस के अंदर क्या होगा, जैसे इसके अंदर पेंशन मिलेगी मूल वेतन का 50% यानी 25,000 प्लस डीआर मिलेगा इसके अंदर, और फैमिली पेंशन जो मिलेगी इसके अंदर मूल वेतन का 60% यानी 30,000 रुपये प्लस डीआर। ठीक है, और इसके बाद में न्यूनतम पेंशन मिलेगी इसके अंदर 10,000 रुपये। तो तीनों में ही फायदा है। ये तो बराबर है 25,000 रुपये प्लस डीए, 25,000 प्लस डीआर, लेकिन फैमिली पेंशन में इजाफा हो गया है, यहाँ 15,000 रुपये है और यहाँ है 30,000 रुपये। न्यूनतम पेंशन पहले 9,000 थी, अब 10,000 रुपये है। तो यूपीएस में ग्रेच्युटी में नुकसान होगा। 25 साल की नौकरी और 50,000 रुपये के मूल वेतन पर पुरानी पेंशन स्कीम में ग्रेच्युटी जो है 12,37,500 रुपये बनेगी, जबकि जो नई स्कीम है इसके अंदर ये 9,37,500 रुपये होगी। ठीक है, तो ये गणना है दोनों की, ओपीएस और यूपीएस की। तो यूपीएस बेहतर है। पेंशन योजना का खाका तैयार करने वाली समिति के चेयरमैन रहे पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी है टीवी सोमनाथन का कहना है कि एनपीएस की तुलना में जो है यूपीएस 99% तक बेहतर है, इसमें निश्चित पेंशन का एक विकल्प है। तो ये था यूपीएस के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स।